बात कर सकता हूँ? उधर से किसी ने फोन पर कहा। जी कहिए, मैं नीलू ही बोल रही हूँ, पर आप कौन? मैं इंस्पेक्टर राघव दुबे सिटी अस्पताल से बोल रहा हूँ। एक एक्सीडेंट केस है, मुझे इनकी डायरी से आपका नंबर मिला है, इसीलिए आपको फ़ोन लगाया। एक्सीडेंट? इतना नाम सुनते ही नीलू के हाथ पांव फूलने लगे। उसे लगा पता नहीं किसका एक्सीडेंट हो गया। किसका एक्सीडेंट हुआ है? पता नहीं चल पा रहा है कि ये लोग कौन हैं, पर इनकी गाड़ी का नंबर तो इसी शहर का है। इस एक्सीडेंट में इनका फ़ोन भी चकनाचूर हो गया, वरना कुछ पता चल पाता। अच्छा, मैं आपको इनकी गाड़ी का नंबर बताता हूँ, शायद इससे आप इन्हें पहचान पाएं। गाड़ी का नंबर सुनते ही नीलू का दिमाग हिल गया। लगा कि चक्कर खाकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ेगी। प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाइए। वैसे इनके डायरी में जितने लोगों के नंबर हैं मैं उन सबको फ़ोन लगा रहा हूँ, कहकर इंस्पेक्टर ने फ़ोन रख दिया और नीलू स्तब्ध शून्य सी सामने दीवार ताकने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हो गया अचानक से। तुरंत उसने अपने पति अमित को फ़ोन लगाया। अमित, वो नीलेश भैया और अदिति भाभी का एक्सीडेंट। आधी बात बोलकर नीलू फूट फूट कर रोने लगी। आगे उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। एक्सीडेंट की खबर सुनकर अमित के पैरों तले की जमीन खिसक गई। अमित ने उसे हिम्मत दी कि वह घबराए नहीं, बस वह वहां पहुंच ही रहा है। अपने 3 साल के बेटे वंश को पड़ोस की एक भाभी के पास छोड़ नीलू पथावास से अस्पताल की तरफ भागी। कब वह ऑटो में बैठी कब अस्पताल पहुंची, उसे कुछ होश नहीं। अमित उसे अस्पताल के बाहर ही मिल गया तो वह उसके गले लगकर सिसक पड़ी। जब नीलू ने फ़ोन करके बताया था कि नीलेश भैया और अदिति भाभी का एक्सीडेंट हो गया है, तभी ऑफिस का सारा काम धाम छोड़कर अमित भागता हुआ अस्पताल पहुंच गया। कुछ देर बाद अदिति के मायके वाले भी वहां पहुंच गए। अदिति की मां का तो रो रो कर बुरा हाल था। नीलेश के पापा भी एक कोने में खड़े सुबक रहे थे। पुलिस का कहना था कि यह हादसा एक लापरवाही की वजह से हुआ है। रॉन्ग साइड से आते बालू से लदे एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को इतने जोर से धक्का मारा कि दोनों गाड़ी सहित खाड़ी में जा गिरे। ट्रक ड्राइवर तो वहां से भाग गया, लेकिन वहीं हाईवे के पास से ही किसी ने पुलिस को फोन कर इस एक्सीडेंट की जानकारी दी। तब जल्दी से इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह से हुआ था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी, इसीलिए जल्दी से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वैसे तहकीकात चल रही है, जल्द ही ट्रक ड्राइवर पकड़ा जाएगा। लेकिन ट्रक ड्राइवर पकड़ा भी गया तो क्या हो जाएगा? इससे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो पाएगी? भारत में गलत दिशा में गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ हाईवे पर ही नहीं, बल्कि शहरों में भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग आम बात है। लोग इतनी जल्दीबाजी में होते हैं कि कुछ समझते ही नहीं और अपने साथ साथ लोगों की जान भी जोखिम में डाल देते हैं। नहीं समझते लोग कि उनकी ऐसी गलती से कितनों की दुनिया उजड़ जाती है, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अदिति की मां रोते हुए कहने लगी कि नीलेश और अदिति अपने किसी दोस्त की शादी से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। वो तो शुक्र था कि दोनों बच्चे उनके पास यानी अपने नाना नानी के पास थे तो बच गए। डॉक्टर साहब, मेरे भैया भाभी बच तो जाएंगे ना? नीलू डॉक्टर को देख उसके पीछे भागी, लेकिन डॉक्टर आई एम सॉरी बोलकर आगे निकल गया। सॉरी अमित, देखो ना डॉक्टर साहब सॉरी क्यों बोल रहे हैं? वह अमित का हाथ पकड़कर छकछोड़ते हुए चीख पड़ी। लेकिन अमित कैसे बताता उसे कि अब उसके भैया भाभी इस दुनिया में नहीं रहे? लेकिन बताना तो था ही। अपने भैया भाभी की मौत की खबर सुनकर नीलू दहाड़े मार कर रो पड़ी। बेटे दामाद की मौत की खबर सुन अदिति की माँ भी हिचक हिचक कर रोने लगी। उसके पापा भी एक कोने में खड़े सुबकने लगे। खैर, अब जो होना था हो ही चुका था, कुछ किया नहीं जा सकता था। परंतु दुख इस बात का था कि दोनों बच्चे अनाथ हो गए। नीलू के भैया भाभी को गुजरे आज हफ्ता हो चुका था, पर नीलू अब तक उस बात को भुला नहीं पाई थी। बात बात पर वह रो पड़ती। खाने पीने से भी उसका मन उचाट हो चुका था। बार बार एक ही बात उसके दिल को मथती कि काश एक बार वह अपने भैया से मिल ली होती, उनसे बात कर ली होती। नीलू, संभालो खुद को, तब तक क्यों रोती रहोगी? होने पर किसी का बस चला है कभी? इसीलिए खुद को कोसना बंद करो। अब अमित उसे समझाता, लेकिन नीलू भी क्या करे, कैसे समझाए खुद को?
मायके में एक भैया भाभी ही तो बचे थे जिसे वो अपना कह सकती थी। अब वे दोनों भी नहीं रहे। यह बात उसे जीने नहीं दे रही थी कि एक बार वह अपने भैया से माफ़ी भी नहीं मांग पाई। अगर मांग ली होती तो आज इसे इतना दुख ना होता। हाँ, मानती है नीलेश के दिल में अपनी बहन के लिए बहुत नफरत भरी हुई थी और वो उससे अपना सारा रिश्ता खत्म कर चुके थे। लेकिन अगर नीलू ही आगे बढ़कर उनसे एक बार बात कर लेती तो क्या चला जाता उसका, कोई छोटी तो नहीं हो जाती ना। लेकिन वो भी इसी अकड़ में जीती रही कि अगर उसके भैया को उसकी ज़रूरत नहीं है तो वह क्यों परवाह करे। काश वक्त पीछे जा पाता, काश एक बार वह अपने भैया से बात कर पाती। अपने मन में सोचकर नीलू बिलक बिलक कर रो पड़ी। अपने आंसू पोंछते हुए वह 5 साल पीछे चली गई। नीलू के पापा महादेव प्रसाद पोस्ट ऑफिस में एक छोटे से पद पर कार्यरत थे। शौक तो उनका अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का था, पर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी थी कि उनका सपना सपना ही रह गया। बूढ़े माँ बाप 2 जवान बहनों की जिम्मेदारी निभाते हुए ही रिटायर्ड हो गए। लेकिन उनके दोनों बच्चे नीलू और नीलेश बचपन से ही पढ़ने में होशियार रहे थे। इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद पहले ही प्रयास में नीलेश यूपीएससी क्रैक कर एक बड़ा अधिकारी बन गया और नीलू भी एक सरकारी बैंक में बड़ी अधिकारी बन गई। महादेव प्रसाद के तो दिन ही फिर गए। उन्हें तो यही लग रहा था कि ये उनके अच्छे कर्मों का फल है जो आज उन्हें दोनों बच्चों के द्वारा मिल रहा है। महादेव प्रसाद की आंखों में अब अपने बेटे की शादी के सपने पलने लगे तो एक अच्छी लड़की देखकर उन्होंने नीलेश की शादी कर दी। अदिति काफ़ी सुलझी हुई, संस्कारी और सरल स्वभाव की थी। आते ही उसने अपने प्यार से इस घर में सबका मन मोह लिया। इतनी अच्छी बहू पाकर महादेव प्रसाद और उनकी पत्नी तो धन्य हो गए। शादी के 1 साल बाद ही अदिति ने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया तो घर में खुशियां ही खुशियां छा गई। अब महादेव प्रसाद को एक ही बात की चिंता थी कि नीलू के किसी अच्छे घर में ब्याह हो जाए। लेकिन फिर सोचते कि बेटी इतनी बड़ी पोस्ट पर है तो लड़का भी अच्छा मिल ही जाएगा। चिंता की क्या बात है, बल्कि लड़के वाले खुद उनकी बेटी का हाथ मांगने आएंगे। महादेव प्रसाद और उनकी पत्नी की अपने भरे पूरे परिवार के साथ जिंदगी मजे से गुजर रही थी। लेकिन अचानक से कोरोना ने आकर ऐसा कह ढाया कि दोनों पति पत्नी कोरोना के काल में समा गए। घर में खुशियों की जगह मातम सा छा गया। समय ही ऐसा था कि इंसान इंसान से भाग रहा था। इसीलिए कोई रिश्तेदार पड़ोसी भी मिलने या दुख बांटने नहीं आए उनके पास। अब भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा रह गए थे। इसी बीच अदिति ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो जिंदगी फिर अपनी रफ्तार से चल पड़ी थी। अब नीलेश को एक ही बात की चिंता थी कि अच्छा लड़का देखकर नीलू की शादी करा देना है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी उसके सर पर जिसे महादेव उस पर छोड़ गए थे। लेकिन उसे कोई ऐसा लड़का नजर नहीं आ रहा था जो उसकी बहन नीलू के लायक हो। सबके सब दहेज लोभी थे, केवल उन्हें पैसा चाहिए था और ऐसे लालची घर में वो अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता था। नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं थी उसके पास, लेकिन दहेज क्यों दे वो जब उसकी बहन खुद सक्षम है तो। और इस दहेज के दानव का क्या भरोसा कि कल को पैसे के लिए उसकी बहन को मार भी दे। इसीलिए नीलेश ने तय किया कि वह अपनी बहन की शादी किसी ऐसे लड़के से करेगा जो उसके पैसों से नहीं बल्कि उससे प्यार करता हो। नीलेश के ऑफिस में अभी 2 महीने पहले ही अतुल्य ने रिपोर्ट किया था। वह 2019 बैच का आईएएस अफसर था। 52nd रैंक आया था उसका। इन 4 सालों में उसके कई जगह पर ट्रांसफर हुए, लेकिन इससे पहले वह दिल्ली में पोस्टेड था। फिर उसका तबादला यहाँ मुंबई कर दिया गया। अतुल्य से नीलेश की अच्छी बटने लगी थी। बातों बातों में ही उसने एक रोज उससे बताया कि उसका अपना घर पटना बिहार में है और उसके माता पिता वहीं रहते हैं। वो भी छुट्टियों पर वहाँ जाता रहता है। शादी के बारे में पूछने पर उसने बताया कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन बात चल रही है। लड़का स्मार्ट था, परिवार भी उसका बहुत बड़ा नहीं था। सिर्फ उसके माता पिता और एक बहन थी जिसके पिछले साल शादी हो चुकी थी। घर से भी वो काफ़ी संपन्न था। नीलेश का मन ललचा उठा। वह अतुल्य के साथ अपनी बहन की शादी के सपने देखने लगा, क्योंकि एक तो लड़का इतनी बड़ी पोस्ट पर है और अपनी जाति से भी है। तो क्या चाहिए उसे। दहेज की भी कोई डिमांड नहीं है उसकी, क्योंकि उसके पास खुद इतना पैसा है। इसीलिए बिना देर किए नीलेश ने अपनी बहन की शादी के बाद अतुल्य से चला दी। जब उससे नीलू की फ़ोटो उसे दिखाई और कहा
कि वह एक सरकारी बैंक में ऊंचे पोस्ट पर है, तो अतुल्य भी नीलू से शादी करने को ललायत हो उठा। अतुल्य के घर वालों को भी नीलू खूब पसंद आई, लेकिन अभी तक नीलू को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसके भैया ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया है। वैसे नीलू को पूरा विश्वास था कि वह इस शादी के लिए कभी ना नहीं करेगी, इसीलिए ही तो उसने उसे कुछ बताना जरूरी भी नहीं समझा था और खुद ही उसका रिश्ता पक्का कर दिया था। उस रात खाने की टेबल पर जब उसने अतुल्य का फोटो दिखाते हुए नीलू से कहा कि उसने उसके लिए यह लड़का पसंद किया है और अगर वो चाहे तो उससे मिल सकती है, तो नीलू का हाथ का निवाला मुंह में जाते जाते रह गया। वह तो अवाक अपने भाई का मुंह ही ताकती रह गई। अरे ऐसा क्या देख रही है, बता ना अतुल्य कैसा लगा तुम्हें? ओह मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, नीलेश हंसा। नापसंद करने वाली कोई बात ही नहीं है तो। लेकिन भैया अभी मैंने शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा है। वह कैसे बताती उसे कि वो किसी और से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है? उसकी बात पर पहले तो नीलेश हंसा, फिर अपनी बहन को गले लगाकर प्यार से पुचकारते हुए बोला, तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत ही क्या है मेरी प्यारी बहना। जब अभी तुम्हारा भाई जिंदा है तो बस अपनी शादी की तैयारी कर। जी भैया आपकी बात सही है, लेकिन अभी शादी और मैं तो किसी देख अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। उसकी बात को बीच में काटते हुए नीलेश बोला, अरे लड़के का खानदान अच्छा है, पता किया है मैंने, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह भी हमारी जात बिरादरी का है, तो और क्या चाहिए हमें? बहन के सर पर हाथ फेरते हुए नीलेश बोला। तो नीलू के होंठ सिल गए, लेकिन बताना चाहती थी कि अपने ही ऑफिस के एक लड़के से प्यार करती है और वो उसी से शादी करना चाहती है। दोनों एक दूसरे को 2 सालों से जानते हैं और प्यार में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जाति से हैं। जहां नीलू एक उच्च ब्राह्मण परिवार को बिलोंग करती है, वहीं अमित एक छोटे जाति से है। जानती है कि उसके भैया कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वो उन्हें बताना चाहती है कि इंसान को जाति धर्म से नहीं बल्कि उसके अच्छे स्वभाव और आचार विचार से तोलना चाहिए। यह भी बताना चाहती थी कि अमित के साथ तो बहुत खुश रहेगी, लेकिन वो सुने तब ना, अपने ही हाँ के जा रहा था तब से। बड़े भाई होने का मतलब यह थोड़ी ही है कि बहन की जिंदगी का फैसला ले सकता है, और अब नीलू कोई बच्ची नहीं है जो अपना भला बुरा ना समझ पाए। अपनी भाभी अदिति से भी बोलने का कुछ फायदा नहीं था, क्योंकि उसका तो खुद नीलेश के सामने मुंह ही नहीं खुल पाता है। रात भर नीलू बिछावन पर उलट पुलट करती रही। समझ ही नहीं आ रहा था उसे कि अपने भैया को कैसे समझाए कि अमित कितना सुलझा हुआ इंसान है। कितनी बार वो इस बात का प्रमाण दे चुका है कि वही नीलू के लिए बेहतर लाइफ पार्टनर है। मालूम है अतुल्य बहुत पैसे वाला है, और क्या करना है उसे उसके पैसों का। उसे तो अपने जीवन में एक प्यार करने वाला साथी चाहिए जो अमित में उसे नजर आता है। और जात पात का क्या होता है, ये तो इंसान ने बनाए हैं अपनी सुविधा अनुसार, वरना सबका खून तो एक जैसा लाल ही होता है। एक गलत फैसले के कारण कल को 3-3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएं, इसलिए आज अभी ही वो अपने भैया से अमित और अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी। नीलेश और अदिति के कमरे का दरवाज़ा बंद देख पहले तो उसे थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर उसने दरवाज़ा खटखटा दिया। नहीं तो कल शायद वो कमज़ोर पड़ जाती, इसीलिए जो होना है आज ही होगा। दरवाज़ा नीलेश ने ही खोला। वह कुछ पूछता उससे पहले ही वह एक सांस में अपने प्यार की गाथा नीलेश के सामने रखती हुई बोली कि वह अमित से ही शादी करेगी, अतुल्य से नहीं। सुनते ही नीलेश बम की तरह फट पड़ा। ये क्या बकी जा रही है, दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम्हारा? तुमने सोचा भी कैसे कि हम तुम्हारी शादी उस छोटी जाति के लड़के से करेंगे? नीलेश गरजा तो हड़बड़ाकर अदिति भी उठकर बाहर आ गई थी। लेकिन भैया अमित बड़ा ही अच्छा लड़का है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आप एक बार उससे मिल तो लीजिए प्लीज़, खुद ही समझ जाएंगे कि वह कितना अच्छा लड़का है। जात पात कुछ नहीं होता भैया, इंसान अच्छा और सच्चा होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और अमित बिल्कुल ऐसा ही है। प्लीज़ भैया मान जाइए। नीलू ने हाथ जोड़े, लेकिन नीलेश तो अपनी बात पर ही अड़ा रहा कि उसकी शादी होगी तो होगी सिर्फ अतुल्य के साथ ही।
नहीं भैया, ये आपकी जिद और अहंकार बोल रहा है। मैं आपकी जिद के चलते अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकती। नीलू ने भी दो टूक शब्दों में बोल दिया, जिसे नीलेश सहन नहीं कर पाया। तो फिर ठीक है, जो मन में आए करो, लेकिन आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता यहीं पर खत्म समझो, बल्कि अभी से हम एक दूसरे के लिए मर चुके हैं, कहकर नीलेश ने जोर से दरवाजा लगा लिया और नीलू भी गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। सोच लिया उसने कि चाहे जो हो जाए, पर शादी तो वो अमित से ही करेगी। नीलू वह घर छोड़कर अपनी एक सहेली के घर रहने आ गई, यह सोचकर कि उसके भैया उसे मनाकर घर ले जाएंगे और कहेंगे ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बात और बिगड़ती चली गई। अदिति ने एक दो बार फ़ोन लगाकर रिक्वेस्ट भी की कि वो घर आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ठीक होगा जब नीलेश कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं था। तो आन आन में दोनों बहन भाइयों के बीच तब बढ़ती ही चली गई, यहाँ तक कि नीलेश अपनी बहन की शादी में उसे आशीर्वाद देने तक नहीं आया। तो नीलू का मन अपने भाई भाभी के प्रति खट्टा हो गया। फोन की घंटी से नीलू अपने अतीत से बाहर आई। देखा तो अमित का फोन था। पूछने लगा कि उसने खाना खाया या नहीं। नहीं, मैं खा लूंगी, तुम चिंता मत करो, कहकर नीलू ने फोन रख दिया। उसके भैया भाभी को गुजरे एक महीने से ऊपर हो चुका था, पर अभी भी उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। अपने दो छोटे छोटे भतीजा भतीजी 7 साल के अंश और 5 साल की मीठी का जब उसे ख्याल आता तो वह बिलक कर रो पड़ती थी कि अब उनका क्या होगा। दोनों बच्चे अभी भी अपने नाना नानी के पास ही थे। मन करता उसका कि दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा ले और कहे कि अभी उसकी बुआ जिंदा है। शाम को जब अमित ऑफिस से घर आया तो देखा अंधेरे कमरे में वह वैसे ही सिकड़ों सी लेटी पड़ी थी, जैसे सुबह उसे छोड़ कर गया था। खाना भी शायद उसने नहीं खाया था, क्योंकि सारा खाना वैसे का वैसा ही पड़ा था। कपड़े बदल कर अमित 2 कप चाय बना लाया। नीलू, उठो और चाय पी लो। हाथ से पकड़कर उसे उठाकर बैठाते हुए अमित ने उसे चाय का प्याला पकड़ाया और खुद भी अपनी चाय उठाकर पीने लगा। वह देख रहा था कि वो रो रो कर नीलू ने अपना चेहरा सुजा लिया था। खाना क्यों नहीं खाया? ऐसा कब तक चलेगा? अमित बोला। माँ कह रही थी कि वहाँ वंश तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा है। नीलू की स्थिति को देखते हुए उसकी सास वंश को अपने साथ लेकर चली गई थी, लेकिन वह उनसे संभल नहीं पा रहा है। क्यों, कुछ हुआ क्या? मेरा मतलब है कि अंशु और मीठी तो अपने नाना नानी के पास है ना? अमित ने पूछा तो वह कहने लगी, वो कल अदिति भाभी की माँ का फ़ोन आया था। कहने लगी कि वे खुद पेंशन पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि उनकी भी उम्र हो चुकी है अब। तो मतलब यही कि वे चाहते हैं कि हम अंशु और मीठी को अपना लें। अदिति भाभी की 2 बड़ी बहनें और भाई भी हैं, लेकिन वे लोग बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अच्छा, तो ये बात है। अदिति भाभी की माँ रोते हुए कहने लगी कि अगर नहीं होगा तो वे अपने जीते जी बच्चों को किसी अच्छे अनाथ आश्रम में डाल देंगे, ताकि उनका सही से लालन पोषण तो हो सकेगा। अमित, मैं नहीं चाहती कि मेरे भैया के बच्चे किसी अनाथ आश्रम में पले। इन बच्चों के सिवा मेरे मायके में अब मेरा अपने बच्चे ही कौन है? हिचक हिचक कर रोते हुए नीलू कहने लगी कि उसके भैया ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है। जब उसके माँ पापा कोरोना में चल बसे थे और वो डिप्रेशन में चली गई थी, तब उसके भैया रात रात भर जाग कर उसकी सेवा करते थे, अपने हाथों से उसे खाना खिलाते थे। जब तक वो सो नहीं जाती वो जागते रहते थे। और आज उन्हीं के बच्चों को अनाथ आश्रम में भेजने की बात सुनकर उसका दिल रो पड़ा है। वैसे उसने अभी कुछ नहीं कहा उनसे, क्योंकि जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। ओह, तो ये बात है, तुम्हें खाए जा रही है। लेकिन तुमने ये सोच कैसे लिया कि हमारे रहते दोनों बच्चे अनाथ आश्रम में भेज दिए जाएंगे? जानती हो नीलू, जिस दिन वो हादसा हुआ था ना, उसी दिन से मैंने दोनों बच्चों को अपना बच्चा मान लिया था। अमित के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नीलू का रोम रोम सिहर उठा। पता तो था उसे कि अमित एक अच्छा इंसान है, उसकी अच्छाई को देखकर ही तो उसने उससे शादी की थी, लेकिन वो इतना महान इंसान होगा नहीं पता था उसे। किसी और के बच्चे को अपना मान लेना एक महान इंसान ही कर सकता है। जबकि याद है उसे नीलेश ने अमित के ऑफिस जाकर उसे धमकाया भी था कि वो उसकी बहन के रास्ते से हट जाए, वरना ठीक नहीं होगा। यहाँ तक कि 2 गुंडे हायर कर उन्होंने अमित को पिटवाया भी था, पर फिर भी अमित पीछे नहीं हटा था अपनी बात से। ये बात
नीलू को शादी के बाद पता चली थी, वह भी किसी और के जरिए। अमित ने तो बताया ही नहीं उसे कुछ। नीलू तो अपने भैया से लड़ने जा रही थी, मगर अमित ने अपनी कसम देकर उसे रोक लिया था। और आज वही इंसान उनके बच्चों को अपनाने की बात कर रहा है, तो यह महानता नहीं तो और क्या है। अमित मन और आत्मा से इतना अच्छा इंसान है, यह बात काश नीलेश भी समझ पाता। अमित के मुंह से बच्चों को अपनाने की बात सुनकर नीलू उससे लिपट कर पूरी तरह रो पड़ी। लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे। लेकिन बच्चों को गोद लेना इतना आसान नहीं होगा नीलू, इसके लिए कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होंगी, उन्हें पूरा करना पड़ेगा, तभी हम बच्चों के लीगल पेरेंट्स बन सकेंगे। वक्त लग सकता है, इसीलिए तुम्हें धीरज रखना होगा, अमित ने नीलू को समझाया। तो नीलू मान गई, जो भी करना पड़े, जितना भी समय लगे वो तैयार है। सबसे पहला काम तो उन्होंने यह किया कि एक वकील हायर कर बच्चों को गोद लेने के लिए कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। फिर अपना जन्म प्रमाण पत्र, शादी का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जिसमें मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, निवास प्रमाण पत्र, इस साल की इनकम टैक्स की ऑथेंटिक कॉपी, फिटनेस प्रमाण पत्र जो किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से साइन किए हुए थे, उनकी इनकम क्या है, ताकि यह पता चल सके कि वे आर्थिक रूप से मजबूत हैं और दोनों बच्चों को पालने में सक्षम हैं। साथ ही गोद लेने के पक्ष में इच्छुक व्यक्ति से जुड़े 2 लोगों के बयान भी कोर्ट में दर्ज कराए गए। कोर्ट की तरफ से 2 आदमी को यह देखने के लिए भेजा भी गया कि उनका घर बच्चों के रहने लायक है या नहीं, यानी बच्चे यहाँ पर कंफर्टेबल होकर रह सकेंगे या नहीं। कोर्ट के अनुसार दोनों बच्चों को गोद लेने से पहले उन्हें नीलू और अमित के साथ रहना था, ताकि पता चल सके कि बच्चे उनसे घुल मिल गए हैं और उस घर में एडजस्ट कर सकेंगे। लंबी कानूनी प्रक्रिया में करीब 1.5 से 2 साल लग गए, तब कहीं जाकर नीलू और अमित उन बच्चों के लीगल पेरेंट्स बन पाए। अब उनके 1 नहीं 3 बच्चे थे। अपने बेटे वंश की तरह ही नीलू अपने भाई के बच्चों को सीने से लगा कर रखने लगे, क्योंकि अब वही तो उसके अपने थे। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।